नमस्कार, वर्ल्ड एट वॉर में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित वेलिंगटन। शो की शुरुआत करते हैं पश्चिम एशिया से, जो दुनिया के सबसे अशांत इलाकों में से एक है। इजराइल ने इस्फहान शहर में एक ईरानी फौजी ठिकाने पर ड्रोन हमले किए, जिसने इस हफ्ते तनाव को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले को अंजाम देने के लिए इजराइल ने अपने सबसे शक्तिशाली ड्रोन एटॉन का इस्तेमाल किया। सवाल यह है कि इस हमले से इजराइल को आखिर क्या हासिल होने वाला है। पिछले कुछ समय से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान से परमाणु समझौते के लिए होने वाली बातचीत का बार बार विरोध किया है। इन हालात में इन दोनों देशों के बीच आने वाले वक्त में तनाव कितना बढ़ सकता है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये पहली बार हुआ है कि इजराइल ने खुलकर माना है कि ईरान में ड्रोन से हुए हमले को उसी ने अंजाम दिया है। 28 जनवरी को अपनी वास्तुकला और संस्कृति के लिए मशहूर ईरान के इस्फहान शहर के बाहर एक कथित हथियार फैक्ट्री पर हमला हुआ। इस्फहान शहर पर हुए इस हमले के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। इस हमले को लेकर दावे और जवाबी दावे किए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ड्रोन से हुए इस हमले को इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिया। ईरान ने बयान दिया है कि यह हमला 3 इजरायली ड्रोन्स ने किया, जिसमें से 2 ड्रोन मार गिराए गए। हालांकि एक ड्रोन इमारत पर हमला करने में कामयाब रहा, लेकिन दावा किया जा रहा है कि उसने बहुत मामूली सा नुकसान पहुंचाया और इस हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। बाद में ईरान के सरकारी टेलीविजन ने उन ड्रोन्स के मलबे की तस्वीरें प्रसारित की जिन्हें उसने मारने का दावा किया था। मलबे में दिख रहे ड्रोन बाजार में आसानी से मिल जाने वाले क्वाडकॉप्टर जैसे दिखते हैं। इसके अलावा ईरान ने यह भी दावा किया है कि हमले का निशाना बनी जगह सिर्फ एक वर्कशॉप थी। हालांकि इस बारे में उसने इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी है। उसने इस ड्रोन हमले को ईरान के परमाणु प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की इजराइल की एक और कोशिश करार दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो ऐसी किसी भी बात से घबराने वाला नहीं है और उसका परमाणु प्रोग्राम बदस्तूर चलता रहेगा। ये एक कायराना हमला था। हमारे सुरक्षा बल पूरी ताकत से राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने में जुटे हुए हैं और ऐसे हमले शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा हासिल करने के हमारे परमाणु वैज्ञानिकों के इरादे और इच्छा शक्ति पर असर नहीं डाल सकते। हालांकि इस हमले पर इजराइल का रुख ईरान से बिल्कुल जुदा है। इजराइल के एक जनरल ने अपनी पहचान का खुलासा किए बगैर दावा किया कि इस्फहान पर हमले के लिए इजराइल ने लंबी दूरी तक मार करने वाले सबसे भारी ड्रोन एटॉन का इस्तेमाल किया। एटॉन गोला बारूद ले जाने में सक्षम है और यह करीब 1 टन का विस्फोटक ले जा सकता है। इसमें ग्रेविटी बम भी शामिल है। इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के मुताबिक ये 2006 से सेवा में है। एटॉन ड्रोन 45,000 फीट की ऊंचाई पर 30 घंटे तक उड़ सकता है। इसके डैने बोइंग 737 जितने लंबे हैं, जिन्हें कई विमान से ज्यादा गोला बारूद से लैस किया जा सकता है। ईरान 7400 किलोमीटर तक मार कर सकने वाले इस ड्रोन की आसान जद में है। इजराइल ने अपनी नीतियों के मुताबिक इस्फहान हमले के बारे में और ज्यादा जानकारी देने से मना कर दिया। युद्ध में ड्रोन के इस्तेमाल का 20 साल लंबा तजुर्बा रखने वाले इजराइल ने पहली बार इनके इस्तेमाल के बारे में जुलाई 2022 में खुलासा किया था। हालांकि साफ नहीं है कि ऐसा क्या हुआ जो इजराइल ने इस्फहान पर हमला करने का फैसला किया, लेकिन ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की इजरायली नीति पहले से ही जग जाहिर है। 2010 में इजराइल ने ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र पर स्टकिन्स वायरस से हमला कर सैकड़ों सेंट्रीफ्यूज तबाह कर दिए थे। 2012 में ईरान ने उसके परमाणु ठिकानों के कंप्यूटरों को बर्बाद करने के लिए फ्लेम वायरस से एक और हमला करने का दावा किया। 2018 में नतांज परमाणु ठिकाने पर एक रहस्यमय धमाका भी हुआ था, जिसमें सेंट्रीफ्यूजेस को भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की हाई प्रोफाइल हत्याएं भी हो चुकी हैं। नवंबर 2020 में इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद ने मोहसिन फखरीजादे की हत्या कर दी थी। लिहाजा इस्फहान पर हुआ हमला भी ईरान के परमाणु प्रोग्राम को झटका देने की एक और इजरायली कोशिश नजर आ रही है। पाकिस्तान के पेशावर में 30 जनवरी को हुए एक आत्मघाती धमाके में मरने वालों की संख्या 100 तक पहुंच गई है। इस हमले में घायलों की संख्या 225 से ज्यादा है।
पेशावर पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान की सीमा के पास स्थित कस्बा है, जो अक्सर अशांत रहता है। यह हमला पिछले एक दशक में यहां हुए कई हमलों में सबसे खौफनाक है। इस हमले में जिस मस्जिद को निशाना बनाया गया, उसे हाल ही में बनाया गया था। पुलिस वालों को ज्यादा सुरक्षा देने के लिए इस मस्जिद को बनाया गया था, ताकि उन्हें नमाज पढ़ने के लिए अपने सुरक्षित इलाके से बाहर ना जाना पड़े। सुन्नियों की ज्यादा आबादी वाले पाकिस्तान में हाल के वक्त में आतंकी हमले बढ़ गए हैं। उनमें से ज्यादातर हमले पाकिस्तान तालिबान ने किए हैं। पेशावर के रेड जोन में स्थित भीड़ भाड़ वाली एक मस्जिद सोमवार को हुए एक जबरदस्त धमाके से दहल गई। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त करीब 300 से 400 लोग नमाज पढ़ रहे थे। बहुत से लोग मस्जिद में अभी आ ही रहे थे। वहां मौजूद ज्यादातर नमाजी पुलिस वाले थे। इस धमाके को करने वाला हमलावर कथित तौर पर आगे की कतार में बैठा था, जिसने कमर में बंधे विस्फोट में धमाका कर दिया। इस आत्मघाती धमाके की वजह से जिस हॉल में नमाज पढ़ी जा रही थी, उसकी छत ढह गई। इसमें बहुत से पुलिस अफसर मलबे के नीचे दब गए। धमाके के फौरन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पेशावर पहुंचकर जख्मियों का हालचाल जाना। नमाज शुरू हो गई थी। जैसे ही इमाम ने अल्लाहू अकबर पढ़ा, एक बड़ा धमाका हुआ। मैं दूसरी कतार में खड़ा था, लेकिन धमाके के बाद मेरे अंदर सोचने समझने की ताकत नहीं बची। जोरदार आवाज के साथ छत ढह गई, जिसके बाद लोग चीखने चिल्लाने लगे। अधिकारी इस बात को लेकर हैरान है कि हमलावर पुलिस लाइन डिस्ट्रिक्ट के सुरक्षा इंतजामों को भेद कर अंदर कैसे पहुंच गया। शहर के बीचों बीच स्थित पुलिस लाइन को अंग्रेजों के वक्त बनाया गया था, जहां रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के सभी इंतजाम हैं। इस परिसर के अंदर छोटे और बीच के रैंक के पुलिसकर्मी और उनके परिवार रहते हैं। लिहाजा इस हमले को अंजाम देने में अंदर के किसी आदमी की मदद के शक को भी खारिज नहीं किया जा सकता। करीब 140 गाड़ियां हैं जो पिछले एक हफ्ते में इस परिसर में आई थी। इसकी बहुत संभावना है कि विस्फोटक या कोई और उपकरण किसी गाड़ी में छिपा कर लाया गया था। बाद में उन्हें जोड़ा गया होगा, लेकिन तब अंदर रहने वाला कोई शख्स होना चाहिए जिसने बम को जोड़ने में और उसे बिना जांच पड़ताल के मस्जिद के अंदर ले जाने में मदद की होगी। ये साफ नहीं है कि इस धमाके को किसने अंजाम दिया। शुरू में गैर कानूनी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। बाद में उसने कहते हुए इस हमले से पल्ला झाड़ लिया कि मस्जिद पर हमला करना उसकी नीतियों में शामिल नहीं है। तहरीक तालिबान या पाकिस्तानी तालिबान खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में ताकतवर आतंकी गुट है। पेशावर को पहले भी कई बार निशाना बनाया जा चुका है। इस्लामिक स्टेट के क्षेत्रीय गुट इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत ने भी हाल के वर्षों में पाकिस्तान की जमीन पर खतरनाक आतंकी हमले किए हैं। वो अफगान तालिबान का विरोधी गुट है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ हिंसा की घटनाएं कई गुना बढ़ चुकी हैं। 2 दशक लंबे युद्ध के बाद अगस्त 2021 में अमेरिकी और नेटो की सेनाएं अफगानिस्तान से लौट गईं। लिहाजा सवाल ये भी है कि क्या ये हमला सिर उठा रहे आतंक के खिलाफ जंग में सबसे आगे रहने वाली पाकिस्तानी पुलिस के खिलाफ बदले की कार्रवाई है। इस हमले ने हिंसा से ग्रस्त शहर को दोबारा बड़े खतरे के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका के एक टॉप जनरल माइक मिनीहन ने चीन अमेरिका युद्ध की भविष्यवाणी की है। उनका अनुमान है कि यह मुमकिन है कि ताइवान के मसले पर 2025 तक दोनों देशों के बीच जंग छिड़ जाए। अमेरिकी वायुसेना की एयर मोबिलिटी कमांड के प्रमुख माइक मिनीहन ने ये चेतावनी एक इंटरनल मेमोरेंडम में दी। हालांकि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने जनरल मिनीहन के इस बयान से किनारा करने में वक्त नहीं गंवाया। उसने सफाई दी कि चीन पर आया ये बयान उनके विभाग के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं दिया गया है। पिछले कुछ वक्त से अमेरिका चीन के टकरावपूर्ण रिश्ते और उनके बीच युद्ध की आशंका बहस का मुद्दा बने हुए हैं। लिहाजा बड़ा सवाल यह है कि दुनिया की 2 महाशक्तियों के बीच युद्ध की आशंका कितनी सही है। हमारी अगली रिपोर्ट यही जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका फिलहाल यूक्रेन में रूस के साथ पर्दे के पीछे लड़ी जा रही भीषण जंग में उलझा हुआ है। 24 फरवरी को वहां पर पहले रूसी टैंक के गरजे हुए 1 साल हो जाएगा।
और तब से अब तक दोनों तरफ से 1 लाख से ज्यादा लोग हताहत हो चुके हैं। कहा जाता है कि घायल हुए आम लोगों की तादाद इसके करीब 5 गुनी है। इसके बावजूद बातचीत, युद्ध विराम और शांति की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। यूक्रेन को युद्ध के पहले वाली स्थिति में वापस लाने के लिए वर्षों का समय और बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। जान माल के नुकसान, लोगों को हुई मुश्किलों के हिसाब से इस जंग से हुए नुकसान की कीमत क्या है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इन हालात में अमेरिका का एक और सीनियर जनरल चीन के साथ युद्ध के मंडराते हुए खतरे का राग अलापना क्यों शुरू कर देगा? माइक मिनिहन कंधे पर 4 सितारे लगाने वाले एक सीनियर अमेरिकी जनरल हैं। उन्होंने एक आंतरिक चिट्ठी में युद्ध की इसी तरह की संभावना की आशंका जताई है। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने इस तरह की चिट्ठी की पुष्टि की है। अपने अफसरों को भेजी गई चिट्ठी में माइक मिनिहन ने कमांडरों से छोटे निशाने के अभ्यास की बदौलत बड़े युद्ध को जीतने के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने खुलकर बताया है कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं। उनके मुताबिक 2024 में जब ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव होंगे, तब इस बहाने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उन पर हमला करने का मौका मिल सकता है। ये भी दिलचस्प है कि 2024 में अमेरिका भी राष्ट्रपति चुनावों के लिए कमर कस रहा होगा। मिनहन के मुताबिक ऐसे वक्त में जब अमेरिका का ध्यान भटका होगा, तब शी जिनपिंग को अपने वन चाइना के सपने को साकार करने का मौका मिल जाएगा। तीसरी बार सत्ता हासिल करने वाले शी जिनपिंग ने पिछले साल अक्टूबर में अपने युद्ध परिषद का गठन किया है। माइक मिनिहन के शब्दों में कहें तो 2025 वो साल होगा जब जिनपिंग की टीम, वजह और मौका सब कुछ एक साथ होगा। ताइवान में तनाव के ताजे दौर का स्रोत ये है कि ताइवान के अधिकारियों ने बार बार स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का उपयोग करने की मांग की है, जबकि अमेरिका में कुछ लोग चीन को रोकने के लिए ताइवान का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अमेरिका से आग्रह करते हैं कि एक चीन के सिद्धांत और 3 चीन अमेरिका संयुक्त विज्ञप्ति के प्रावधानों का पालन करें। ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन न करने के अमेरिकी नेताओं के वादे को ईमानदारी से लागू करें। ताइवान मुद्दे में दखल देना बंद करे। अमेरिका ताइवान सैन्य संबंधों को रोके और ताइवान जल डमरू मध्य में नया तनाव पैदा करना बंद करे। पिछले साल ताइवान जल डमरू मध्य यानी ताइवान स्टेट अपने सबसे बड़े संकट का गवाह बना, जब 2 अगस्त को नैन्सी पेलोसी के विमान ने ताइवान की राजधानी ताइपे में लैंड किया। उनके मुताबिक उन्होंने ऐसा ताइवान के फलते फूलते लोकतंत्र के समर्थन में अमेरिका की अटूट प्रतिबद्धता को जाहिर करने के लिए किया। ये कहकर उन्होंने चीन को ताइवान के समंदर में अब तक के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास को करने का बहाना दे दिया। पेलोसी की यात्रा के फौरन बाद चीन ने ताइवान की समुद्री और आसमानी घेराबंदी की, जो 2.3 करोड़ की आबादी वाला एक स्वायत्त टापू है। लिहाजा चीन की घेराबंदी के बाद ताइवान का समुद्री और हवाई ट्रैफिक थम सा गया, सब कुछ रुक सा गया। ताइवान अपने आसमान की सुरक्षा के लिए कितना चौकचाबंद है, इसे जांचने की चीनी कोशिशें नई नहीं हैं। हवाई सरहद पर सहमति न होने के बहाने चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान में घुसपैठ करते रहते हैं। वो जानबूझकर ताइवान के एयर डिफेंस जोन के आसपास मंडराते हैं। लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार चीन ने ताइवान के समुद्री तटों के आसपास बैलिस्टिक मिसाइलें तक दागी। शी जिनपिंग ने ताइवान के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन कई बार ऐसा हुआ जब उन्होंने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को जंग के लिए तैयार रहने को कहा। ताकत का इस्तेमाल कर ताइवान को मुख्य जमीन से मिला देने की धमकी वो कई बार दे चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कई बार ये कह चुके हैं कि अगर चीन हमला करता है तो ताइवान की सुरक्षा करने से अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। आप स्पष्ट कारणों से सैन्य रूप से यूक्रेन संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहते थे। क्या आप ताइवान की रक्षा के लिए सैन्य रूप से शामिल होने के लिए तैयार हैं? अगर ऐसा होता है, हाँ, आप हैं? हाँ, हमने यही वादा किया है, हमने यही प्रतिबद्धता की है। माजरा ये है कि हम एक चीन नीति से सहमत थे, हमने उस पर हस्ताक्षर किए और वहां से किए गए सभी इच्छित समझौते भी, लेकिन ये विचार कि इसे बल द्वारा लिया जाए ये उचित नहीं है। यह पूरे क्षेत्र को विस्थापित कर देगा और यूक्रेन में जो हुआ वही इतिहास को दोहराई जाने वाली स्थिति बनेगी। चीन की बढ़ती ताकत पर लगाम लगाने के लिए 2 फरवरी को अमेरिका और फिलीपींस ने एक समझौते का ऐलान किया। इस समझौते के तहत इस दक्षिण पूर्व एशियाई देश के 4 और ठिकानों तक अमेरिकी सैनिकों की पहुंच बन जाएगी। अमेरिका और फिलीपींस के रिश्तों में ये मजबूती चीन के उस आक्रामक रुख के जवाब में आई है
जिसके तहत वो दक्षिण चीन सागर के विवादित जल क्षेत्र में नए फौजी ठिकानों के निर्माण में जुटा है। जाहिर है अपने रिश्तों को लेकर दोनों ही पक्ष तलवार की धार पर चल रहे हैं। इन हालात में अगर कोई गैर जिम्मेदाराना बयान उकसावे का काम करता है तो उसके नतीजे भयंकर हो सकते हैं। अमेरिका के टेनेसी में पुलिस की पिटाई से 29 साल के एक अश्वेत शख्स की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस सुधार और न्याय की मांग तेज हो गई है। 27 जनवरी के एक दहला देने वाले वीडियो के जारी होने से ये साफ हो गया कि पुलिस वालों ने टायरी निकोलस से किस तरह की बर्बरता की। निकोलस को पुलिस वालों ने लात, घूंसों और डंडे से लगातार पीटा। वीडियो में देखा जा सकता है कि जमीन पर गिरा हुआ 29 साल का टायरी निकोलस बार बार अपनी मां का नाम लेकर कराह रहा था। इस घटना के 3 दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। लेकिन यह घटना कैसे हुई? उस दिन क्या हुआ था? टायरी निकोलस को पुलिस वालों ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के आरोप में उसकी कार से खींचकर बाहर निकाला था। इस घटना के बाद मेम्फिस पुलिस के 5 अश्वेत अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया और उन पर हत्या के आरोप तय कर दिए गए। हमारी अगली रिपोर्ट पुलिस की बेरहमी के इस ताजा हाई प्रोफाइल मामले का हर पहलू सामने ला रही है। शरीर पर लगाए जाने वाले कैमरे में रिकॉर्ड हुए इस वीडियो को अमेरिका के मेम्फिस प्रशासन ने जारी किया है। दिल दहला देने वाले इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 29 साल के टायरी निकोलस से पुलिस वालों ने किस तरह से बर्बरता की। फोटो खींचने के शौकीन टायरी एक पार्क से लौट रहा था जहां उसने सूर्यास्त की तस्वीरें खींची थी। मेम्फिस पुलिस ने उसे खतरनाक ढंग से ड्राइविंग करने के कथित आरोप में गाड़ी से बाहर खींच लिया था। पुलिस ने सबसे पहले उसे बिजली का झटका देने वाली टेजर गन से बेहोश करने की कोशिश की। निकोलस ने खुद को बचा लिया। इसके बाद उसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया। फिर उसकी जबरदस्त पिटाई की गई। उसके परिवार के वकीलों के शब्दों में कहें तो पुलिस अफसरों ने भेड़ियों के झुंड की तरह बर्ताव किया और उसे किसी बेजान चीज की तरह पीटा। करीब 1 घंटे के फुटेज में एक जगह देखा जा सकता है कि लात घूंसों की मार से बेहाल निकोलस किस तरह से दर्द से तड़प रहा था और अपनी मां को याद कर रहा था। इस घटना के 3 दिन बाद 10 जनवरी को अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 21 जनवरी को पुलिस विभाग की आंतरिक जांच में दोषी पाए गए सभी 5 अफसरों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। बाद में उन पर हत्या और कई अन्य आरोप में केस दर्ज किए गए। उन पर लगे आरोप इस तरह से हैं: 2nd डिग्री मर्डर, बेलगाम हमला, अपहरण करने के लिए घायल करना, हथियार के साथ अपहरण, गैरकानूनी ताकत का इस्तेमाल कर पद का दुरुपयोग, कानून के मुताबिक बर्ताव न कर पद का गैर जिम्मेदार इस्तेमाल और पद का गैर जिम्मेदार इस्तेमाल कर यातना देना। वीडियो के जारी होने के बाद लोगों में दुख, गुस्सा और नाराजगी फैल गई। इसने अश्वेत लोगों से पुलिस बर्बरता की घटनाओं पर पहले से ही बने माहौल में आग में घी डालने का काम किया। 4 बच्चों के पिता और फेडेक्स कर्मचारी निकोलस की मौत की जॉर्ज फ्लॉयड के मौत के मामले से तुलना शुरू हो गई। मई 2020 में मिनियापोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड को एक श्वेत पुलिस अफसर ने दम घोंट कर मार डाला था। फ्लॉयड की मौत भी कैमरे पर रिकॉर्ड हो गई थी, जो जंगल में आग की तरह फैली। इस घटना के खिलाफ अमेरिका और उसके बाहर भी भयंकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। ये नक्सलवादी नाइंसाफी के खिलाफ एक बड़ा पल बनकर आया। इससे अमेरिका में पुलिस बर्बरता की संस्कृति पर बहस शुरू हो गई। निकोलस से हुई बेरहमी का वीडियो सामने आने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनकी मां से बात की और उनसे अपनी संवेदनाएं जाहिर की। मैंने टायरी की मां से बात की और उनसे अपनी संवेदनाएं प्रकट की। मैंने उन्हें बताया कि मैं कांग्रेस में जॉर्ज फ्लॉयड कानून को पास कराने के लिए कदम उठाने जा रहा हूं। हमें इस प्रवृत्ति को काबू में करने की जरूरत है। सरकार के स्तर पर मैं यही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकता हूं।
मैं इस बात से खुश हूँ कि उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन, हिंसा या आंदोलन की मांगों को नकार दिया है। मेम्फिस पुलिस विभाग ने स्कॉर्पियो यूनिट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। बर्खास्तगी के बाद हत्या के मामले का सामना कर रहे सभी 5 अफसर इसी स्पेशल यूनिट से थे। हालांकि आंकड़ों को देखें तो इस मामले में तस्वीर बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। पिछले साल ही पुलिस कार्रवाई का सामना करने वाले 1186 लोगों की मौत हो गई, जो एक दशक में सबसे ज्यादा है। टैरी निकल्स की दुखद मौत ने अमेरिका में पुलिस सुधार के लिए आने वाली आवाजों को और बुलंद कर दिया है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि इससे जरूरी पुलिस सुधार को लागू करने की शुरुआत हो ही जाएगी। वर्ल्ड एट वॉर के इस एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात।